नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 71वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारत में राष्ट्रीयवाद के उदय के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भारतीय जो समुदाय था, भारतीय क्षेत्र था, उसमें राष्ट्रीयता की भावना जागती है। और हम इसके लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्या है राष्ट्रवाद? यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है। एक्चुअली में राष्ट्रवाद की एक शब्दों में बयां करने के लिए कोई परिभाषा तो नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी घटना है जिसमें आप राष्ट्रवाद को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सोवियत संघ का यूक्रेन, जो कि उस समय पर यूएसएसआर का जो संघ था, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। आज जो यूएसएसआर का विघटन हो चुका है और जो यूक्रेन क्षेत्र को लेकर विवाद छिड़े हुए हैं, वह सोवियत यानी जो आज का सोवियत संघ जो उस समय पर हुआ करता था, आज रसिया द्वारा उसको हथियाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अतः इस कारण इन चर्चाओं में यह मौजूद है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 अप्रैल 1986 में एक यहाँ पर घटना होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पर न्यूक्लियर के रिसाव से उत्पन्न समस्या, जिसमें एक परमाणु दुर्घटना होती है। परमाणु दुर्घटना में जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में बहुत सारा जो परमाणु से संबंधित मलबा होता है वह बिछ जाता है। उस मलबे के कारण बहुत से संक्रमण फैलने की संभावना होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि यह इस प्रकार ही फैला रहा तो कई जानें यहाँ पर जाएंगी, जो कि इसके प्रभाव से उत्पन्न होगा। और हम देख सकते हैं कि जो कि यूक्रेन के सैनिक थे, उनके लिए कहा गया कि आपको इस मलबे को साफ करना है। और सेनाध्यक्ष द्वारा इस चीज़ के लिए इनसे सवाल पूछा गया और जो साइंटिस्टों से जो भी सवाल पूछा गया और पता किया गया कि अगर इसमें हम काम करते हैं तो हमारी जान बचेगी या नहीं बचेगी। तो उनके द्वारा जो जवाब दिया गया, जो कि सेना के जो कि नेतृत्व करता थे, उनके लिए यह जवाब दिया गया कि इस क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं और इस मलबे को साफ करने का प्रयास करते हैं तो 100% ही आपकी जान जाएगी। और इतना सब कुछ जानते हुए भी यहाँ के सैनिकों ने अपने राष्ट्रवाद के चलते, राष्ट्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और इस मलबे को साफ करने के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार भारतीय जन समुदाय में भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। वह राष्ट्रवाद के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे और कुछ क्रांतिकारी निकल कर आए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और राष्ट्रवाद को, भारत को एक करने का प्रयास किया। और हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के अन्य कारण भी थे। इन कारणों को हम, राजनीतिक कारणों को हम समझने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ। जब 19वीं सदी का उत्तरार्ध चल रहा था, 19वीं सदी आई, तो इस समय पर भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ। सामान्यतः यह माना जाता है कि ब्रिटिश शासन तथा उसके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिणामों ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास के लिए भौतिक एवं नैतिक और बौद्धिक परिस्थितियां तैयार की। वस्तुतः राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटेन तथा भारत के हितों के टकराव उत्पन्न से हुआ था। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो जो मुख्य बातें हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः जो भी ब्रिटिश शासन हुआ करता था, उसके जो यहाँ पर नीतियाँ चल रही थी, भारत क्षेत्र में नीतियाँ चल रही थी, उनके प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर जो कार्यवाही की जा रही थी उनसे जो कि भारतीय लोगों में जो भावनाएं उत्पन्न हुई, एवं परोक्ष इनडायरेक्टली, या फिर यह जिस प्रकार परोक्ष यानी यह जो यहाँ के साहूकारों एवं जो भी जमींदारों के माध्यम से शोषण करवा रहे थे, वो जो परिणाम है वह उसे हम परोक्ष रूप से समझ सकते हैं। एवं प्रत्यक्ष नीतियों के द्वारा, इनके द्वारा जो भी हानियाँ पहुँचाई जा रही थी, इन हानियों के चलते भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। एवं इसके लिए भौतिक कारण यानी कुछ फिजिकल कारण होते हैं जिससे सीधे तौर पर व्यक्ति प्रभावित होते हैं। नैतिक कारणों में हम समझ सकते हैं कि जो इनके विरुद्ध, भारतीय जनता के विरुद्ध अनैतिक कार्य किए जा रहे थे। और बौद्धिक परिस्थितियाँ, जिस प्रकार की बौद्धिक परिस्थितियाँ का प्रयोग करके यह लोगों का शोषण कर रहे थे, तो इस प्रकार की जो भावनाएं थी, इस प्रकार के जो कार्य थे, इन्हीं कार्यों ने भारत में राष्ट्रवाद का उदय किया। और
भारत तथा ब्रिटेन के हितों में जो टकराव उत्पन्न हुए, इन टकरावों के चलते भारत अपने आप को एक अलग क्षेत्र महसूस करने लगा और इनके विरोध में खड़ा हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न राजशाही शासकों द्वारा यहाँ पर राज किया जा रहा था, लेकिन उनकी जो जनता से तटस्थता थी, जिस प्रकार वह जनता से दूर हुआ करते थे एवं शासकों के माध्यम से भारत का शासन चलवा रहे थे, अतः इनका कोई भी प्रभाव भारतीय क्षेत्र पर नहीं पड़ा और जनता सीधे तौर पर ब्रिटेन के विपक्ष में आ गई। और हम देखते हैं आगे, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कई विद्यमान कारण स्वीकार किए गए। जहां अंग्रेजों ने आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक नीतियों ने भारतीयों को यह समझने के लिए मजबूर कर दिया कि उनके हितों की रक्षा ब्रिटिश शासन द्वारा नहीं की जा सकती। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी कारण विद्यमान थे, इनमें हम राजनीतिक कारण जिस प्रकार यह नीतियाँ ला रहे थे अपनी राजनीति चलाने के लिए, अपनी सत्ता को एकत्रित करने के लिए, सामाजिक कारण जिस प्रकार सामाजिक नीतियों के कारण इनको शोषण किया जा रहा था, इनके विरुद्ध कार्य किए जा रहे थे, इन्हीं सब कार्यों के चलते भारतीय यह समझने पर मजबूर हो गए कि ब्रिटिश शासन द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाएगी। और आगे देख सकते हैं, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जो कारण थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, इन कारणों के चलते अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष की भावना एवं भारतीय लोगों के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। वहीं अंग्रेजों के अंतर्गत भारत का राजनीतिक एवं आर्थिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों के अंतर्गत भारत का राजनीतिक रूप से उनको राजनीतिक तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से यह एकीकरण करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप सभी भारतीयों के दुख एकाकार हो गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार यह राजनीतिक रूप से लोगों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, जिस प्रकार इनकी अनीतियाँ हुआ करती थी, जिसके शोषण में भारतीय लोग आ रहे थे, और आर्थिक नीतियाँ जिनके कारण जो भी भारतीय क्षेत्र के लोग एक प्रकार से शोषित हो रहे थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक, यहाँ पर जो भी व्यक्ति थे भारतीय मूल के व्यक्ति हुआ करते, ब्राउन रंग के व्यक्तियों के विरुद्ध यह विद्रोह किए जा रहे थे। अतः यह इसमें एक नस्लवादी भावना पैदा हुई, एक प्रकार के शोषण सभी पर किए जा रहे थे, इसलिए एक भारत की परिकल्पना यहाँ से होने लगी। फलस्वरूप सभी भारतीयों के दुख एकाकार हुए, यानी सभी भारतीय लोग एक होकर सामने आए। एकीकरण की प्रक्रिया में रेलवे, डाकतार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा ने भारतीयों की मानसिकता को समाप्त कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक कारण होता है रेलवे के कारण उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं मिल गई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे। डाकतार के माध्यम से संचार का एक बेहतर माध्यम प्राप्त हो गया था, ताकि वह अपने पत्र व्यवहारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने लगे थे। अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य शिक्षा के विचार के अनुसार इनको यह शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी और भारतीयों की मानसिकता इस प्रकार हो चुकी थी कि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके थे और जागरूक होकर इनके प्रति लड़ने वाले थे। भारतीय भी अब स्वतंत्रता, समानता, प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों के महत्व को समझने लगे थे। यहाँ इनकी स्टडी अच्छे से होती है। स्टडी जब भी होती है, किसी व्यक्ति में मनोबल की धारणा पैदा होती है, उसमें जो अविचार की भावना होती है वह दूर होती है। इसी प्रकार भारतीय जो भी यह हम देख सकते हैं कि अन्य देशों की तरह स्वतंत्रता, समानता और प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धांतों को समझने लगे थे। इसी समय अखिल भारतीय चेतना जागृत करने में भारतीय प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ हम भारतीय प्रेस के बारे में समझ सकते हैं। कुछ पिछले व्याख्यानों में भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से हमने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में समझा, और यहाँ हम देख सकते हैं कि भारतीय चेतना में भारतीय प्रेस ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। साहित्य एवं समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवादियों ने सरकारी उत्पीड़न से उजागर किया तथा राष्ट्रीय भावना को जगाने का प्रयास किया। साहित्यों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवादियों को, यानी जो राष्ट्रवादी जो यहाँ पर कार्य करना चाहते थे, भारत को आज़ाद करने के लिए प्रयास कर रहे थे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नीतियाँ बना रहे थे, उनके लिए जागृत करने में प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें समय समय पर जागृत किया गया और इनमें राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया गया।
19वीं शताब्दी में किए गए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना फूट फूट कर भर दी। यहाँ हम देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार किए जाते हैं, एक तो सामाजिक प्रयास किए जाते हैं, इससे यह परिणाम निकल कर आता है कि जो भिन्न भिन्न जातियों में समाज बटा हुआ था उसे सामाजिक रूप से एकत्रित किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर धार्मिक सुधार किए जाते हैं। धार्मिक सुधार के चलते लोग धर्मांधताओं से, रूढ़िबंध से ऊपर उठ रहे थे। उस प्रकार ऊपर उठकर एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास कर रहे थे। बेहतर समाज में स्वतंत्र होने की भावना पैदा होती है। इसी कारण इनके जो धार्मिक सुधार हुए, जो सामाजिक सुधार हुए, वह आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुए तथा भारतीय जनमानस में एकता की भावना को फूट फूट कर भर दिया। यहाँ हम देख सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी मैक्स मूलर के प्रयासों से भारतीयों में प्राप्त हुए प्राचीन इतिहास की संस्कृति के ज्ञान को भी उनमें राष्ट्रीय गौरव एवं देश प्रेम की भावना को जागृत किया। यह हम देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एशियाटिक सोसाइटी का जो कार्य था वह भारत एवं भारतीय प्राचीन धर्मों को लेकर, उनकी मान्यताओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। मैक्स मूलर के जो प्रयास थे वह भारतीयों में प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करा रहे थे कि किस प्रकार आप स्वतंत्र हुआ करते थे, किस प्रकार आप ग्रोथ कर रहे थे, किस प्रकार का समाज भारत में मौजूद हुआ करता था। और आज आपकी जो स्थिति है वह बंधुआ मजदूरों जैसी हो चुकी है, अतः आपको उभरने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रयास जो कि प्राचीन इतिहास को लेकर सामने आए गए, उसका ज्ञान भारतीय गौरव एवं देश प्रेम की भावना को जागृत करता रहा। यहीं अंग्रेजों ने प्रजातीय विभेद, लिटन की, एल्बर्ट बेल आदि ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को उभारा एवं अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर हम दो कारण देख सकते हैं। प्रजातीय भेद, जिस प्रकार यह प्रजातीय भेद कर रहे थे कि काले एवं ब्राउन की नीति अपना रहे थे कि भारतीय मूल के निवासियों के विरुद्ध इनके विद्रोह चल रहे थे, जो कि लिटन के द्वारा इस प्रकार के विद्रोह किए गए। और एल्बर्ट बेल आदि ऐसे कारण हुए। एल्बर्ट बेल में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय लोगों की भावनाओं के लिए दबाया गया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो कार्य थे राष्ट्रीयता की भावना को उभारने लगे और अधिकारों के लिए एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित करने लगे। आइए समझते हैं बंगाल विभाजन व इसका परिणाम, कि बंगाल विभाजन से किस प्रकार के परिणाम निकल कर आए, उनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन व इसका परिणाम राष्ट्रवाद के उद्भव तथा प्रसार के कारण अंग्रेजी सरकार निरंतर चिंतित एवं भयभीत थी। यह हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार का विभाजन बंगाल में किया गया, जो कि बंगाल विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याएं सामने आई, जिस प्रकार के विरोध सामने आए। बंगाल का विभाजन दो समुदायों को बांटने के लिए किया गया था। यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग तथा हिंदू जाति के लोगों के लिए एक अलग बंगाल की स्थापना की गई थी। इसको दो भागों में विभाजित किया गया था। अतः यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना सामने निकल कर आई और सरकार का निरंतर विरोध किया गया। इसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना का आगाज हुआ और यह एक होने का प्रयास यहाँ से किया गया। इस समय बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र माना जाता था, जो कि इनकी प्रमुख नीति यह हुआ करती थी कि जो बंगाल क्षेत्र है यहाँ से राष्ट्रवाद की भावना निकल कर आ रही है। यहाँ पर यह जो इस प्रकार का केंद्र बना हुआ है, जो संपूर्ण भारत में भारतीय एकता का प्रतीक बना हुआ है। अतः इसको विखंडित करने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया, अतः बंगाल का विभाजन किया गया। ब्रिटिश सरकार के लिए इसे कमज़ोर किया जाना अत्यंत आवश्यक था। यहाँ हम समझ सकते हैं, ये जो पॉइंट लिखा है कि इसमें हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के लिए यह कमजोरी का विषय बन गया था कि जो बंगाल क्षेत्र है वह एक है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता एवं एकता की चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अतः बंगाल के विभाजन का प्रावधान गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, बंगाल के विभाजन के समय यहाँ पर गवर्नर कौन था, तो वह थे लॉर्ड कर्जन। इनका तर्क था, लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया कि बंगाल प्रांत, जिसमें बंगाल एवं उड़ीसा शामिल हैं, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। विभाजन करने के पीछे जो उद्देश्य था उसको हम समझ ही चुके हैं कि हिंदू एवं मुस्लिमों को अलग करना
व एकता को विखंडित करना इनका उद्देश्य था। लेकिन जब इनसे तर्क पूछा गया कि बंगाल विभाजन क्यों हो रहा है, तो इनके द्वारा तर्क दिया गया कि बंगाल प्रांत, जिसमें बंगाल तथा उड़ीसा शामिल हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, अतः उसका प्रशासन कुशलतापूर्वक नहीं चलाया जा रहा है। अतः 7 जुलाई 1905 ईस्वी का समय होता है जब बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और जिसके द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल 2 भागों में विभाजित होता है। यह हमने स्पष्ट रूप से समझा कि इसके पीछे इनकी नीतियाँ क्या थी, और इनके द्वारा जो तथ्य दिया गया कि बंगाल क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, अतः इसका विभाजन करना प्रशासन चलाने में असुविधा हो रही है, और सुविधापूर्वक यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। इसमें हम देख सकते हैं कि 7 जुलाई 1905 ईस्वी को एक इनका प्रावधान आया। इस प्रावधान के अनुसार पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। जहाँ जो पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जो कि हम यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि जो पूर्वी बंगाल हुआ करता था इस साइड का, वह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, और पूर्वी क्षेत्र तथा असम शामिल थे यहाँ पर, जो कि पूर्वी क्षेत्र में असम शामिल था। और आगे हम देख सकते हैं वहीं पश्चिम में कलकत्ता सहित बंगाल के 11 जिले, दार्जिलिंग, संपूर्ण बिहार तथा उड़ीसा क्षेत्र शामिल था, जो यहाँ का जो क्षेत्र हुआ करता था। इसमें हम देख सकते हैं कि जो कि बंगाल है, और यहाँ के 11 जिले, दार्जिलिंग, संपूर्ण बिहार एवं उड़ीसा के जो हिंदू क्षेत्र हैं वह शामिल थे। यानी हम देख सकते हैं कि जो पूर्वी ओर का जो विभाजन हुआ, यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र बांट दिया गया, तथा पश्चिमी क्षेत्र में इसको हिंदू समुदाय के लिए यह बांट दिया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर हिंदू एवं मुस्लिम क्षेत्रों का विभाजन हुआ, इससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ, और जिसमें राष्ट्रवाद की भावना और अधिक जागृत हुई। इस विभाजन के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर एकता खंडित करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी संप्रदाय के माध्यम से एक और हिंदुओं को बांटकर, दूसरी ओर मुस्लिमों को बांटकर इन्होंने एकता को खंडित करने का प्रयास किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया गया। इस विभाजन का विरोध न सिर्फ बंगाल में वरन संपूर्ण भारत में किया गया, जो कि हम देख चुके हैं कि जो बंगाल क्षेत्र है वह संपूर्ण भारत का केंद्र बना हुआ था राष्ट्रीयवाद को चलते। और वो 16 अक्टूबर 1905 में जब यहाँ का विभाजन लागू किया गया, तो भारतीय जो बंगाल के जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम एकता की भावना सामने निकल कर आई, और इनके द्वारा जो विरोध किए वह बंगाल सहित भारत के सभी क्षेत्रों में सामने निकल कर आए। और इस दिवस के लिए जो 16 अक्टूबर 1905 का जो दिवस है उसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। यहीं से प्रश्न निकल कर आ जाते हैं कि शोक दिवस किस दिवस के नाम पर मनाया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ उसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के निर्णय को जनता की आकांक्षा को कुचल देने का एक साधन माना गया। ब्रिटेन की सरकार द्वारा जो भी बंगाल का विभाजन किया गया, उसके द्वारा जो भारतीय लोगों में एकता की भावना है उनको कुचलने का साधन माना गया। बंगाल के निवासियों ने बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से स्वदेशी आंदोलन चलाए जाते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, विदेशी नौकरियों का बहिष्कार किया जाता है, स्कूल एवं कॉलेजों की बहिष्कार किया जाता है। और हम देख सकते हैं जिसके चलते अंग्रेजी वस्त्रों तथा वस्तुओं, कॉलेजों, स्कूलों, न्यायालयों आदि का बहिष्कार किया जाता है, तथा औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया जाता है कि इनके द्वारा जो भी उद्योग चलाए जा रहे हैं उनमें हम कार्य नहीं करेंगे, और एक प्रकार से यहाँ पर स्ट्राइक कर दी जाती है। आगे देखते हैं बंगाल विभाजन व इसके परिणाम में। बंगाल विभाजन का विरोध धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेता जा रहा था, और हम देखते हैं कि तथा कांग्रेस ने भी इसके विरोध में अपने स्वर ऊंचे करना प्रारंभ कर दिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ भी राजनीति करने का अवसर मिलता है तो राजनेता कोई भी अवसर नहीं छोड़ते, अतः राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर रही थी। इसी समय पर जब बंगाल का विभाजन होता है तो कांग्रेस अपने स्वर ऊंचे करना प्रारंभ कर देती है। इस स्थिति को देखते हुए 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के अवसर पर जॉर्ज पंचम यहाँ पर आए हुए थे, जो कि भारतीय क्षेत्र में इनका आगमन हुआ था। और इसी समय हम देखते हैं कि दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था, और
इस विषय की स्थिति को देखते हुए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के अवसर पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया तथा बंगाल को पुनः संयुक्त कर दिया और बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। जो बिहार और उड़ीसा राज्य हैं, जो कि इनके जो इनके द्वारा हवाला दिया गया था कि यह जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो बिहार क्षेत्र हुआ करता था, उड़ीसा क्षेत्र हुआ करता था, इनके लिए राज्य का दर्जा दे दिया गया और इनके अलावा जो भी क्षेत्र आते थे उनको सम्मिलित करके पुनः एक बंगाल के रूप में स्थापित किया गया। और यह जो भावना यहाँ पर जब जॉर्ज पंचम भारत में आते हैं तो यहाँ पर वह देखते हैं कि किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं है जनमानस द्वारा, जो कि एक महाराजा के आने पर बहुत सी सेरेमनी मनाई जाती है, भीड़ इकट्ठी होती है और ऐसा किसी भी प्रकार के कार्य यहाँ पर नहीं किए गए। और हम देख सकते हैं कि जब यह आते हैं तो समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय लोग किस प्रकार से इनकी नाराज़गी सामने निकल कर आ रही है। अतः इसी नाराज़गी के चलते जो जॉर्ज पंचम है उनके द्वारा जो समय होता है 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के माध्यम से इसको बंगाल विभाजन का जो फैसला सुनाया गया था उसके लिए समाप्त कर दिया जाता है। और इस प्रकार भारतीय लोगों में फिर से राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और हम देख सकते हैं कि जो बंगाल को एकत्रित करने की, जो संगठित करने की जो नीति थी, इस कारण भारतीयों का मनोबल बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप आगे वह आंदोलन करने में अग्रसर हुए और यहाँ से जहाँ से हमको रिजल्ट मिलने प्रारंभ होते हैं वहीं से हमारी तैयारी दोगुनी हो जाती है। इसी प्रकार आपको यदि यह व्याख्यान समझ आते हैं, मेरे यह प्रयास समझ आ रहे हैं तो प्रोत्साहित कीजिए और क्या पता आपके प्रोत्साहन से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वह निकल कर आएँ और हम मेरे द्वारा जो प्रयास हैं वह और भी अधिक किए जाए। और इसके साथ ही आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि व्याख्यान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनका उत्तर देने में सहज फील करेंगे और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।